नमस्कार दोस्तों, ट्रेंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स को एनएससी आईपीओ का बेसब्री से काफ़ी समय से इंतजार है। साथ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी के शेयर्स को खरीदा है और उनको भी इसका इंतजार है कि कब तक यह आईपीओ मार्केट में लिस्टेड होगा, कब तक यह आईपीओ आने वाला है। तो दोस्तों, आप देखें कि अभी यह बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, यानी आप देखें कि मिंट के हवाले से एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि यह आईपीओ कब तक मार्केट में आ सकता है, इसके वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में। और साथ में आप देखें कि यहाँ पे जो कंपनी आईपीओ मार्केट में ला रही है या टोटल ओएफएस के माध्यम से ला रही है, तो यहाँ पे ओएफएस की एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और हर पॉइंट्स को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कहीं पे कुछ भी डाउट आता है कमेंट करके जरूर पूछें, हम उसका आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ ऐसा टॉपिक रहा जिसको मैं कवर नहीं कर पाता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप देखें कि चार प्रमुख आंकड़े हैं जो इस आईपीओ को ऐतिहासिक बनाता है। आप देखें कि प्रेजेंट में इस शेयर्स की जो वैल्यू है, आप देखें कि 4.8 से 5 लाख करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू है और अनलिस्टेड मार्केट में जो इसका प्राइस है वह 1950 से 2095 रुपए के बीच में देखी जा रही है। उसके साथ आईपीओ का आकार अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ से 24,500 करोड़ रुपए तक का यह आईपीओ हो सकता है, जो कि टोटल इक्विटी का 4 से 4.5% हिस्सा माना जा रहा है। और साथ में आप देखेंगे यह कंपनी टोटल जो शेयर मार्केट में उतार रही है वह ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 100% यह जो कंपनी है वह शेयर मार्केट में उतार रही है। साथ में आप देखें कि इसमें 20 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और 7 लॉ फर्म इसके लिए काम कर रही हैं, यानी आप देखें कि 20 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो इस आईपीओ के लाने में प्रोसेस कर रहे हैं और 8 लॉ फर्म हैं जो सारी चीजों पे मॉनिटर करके रख रहा है। यानी कि आप देखेंगे कि लीगलिटी के क्षेत्र में यहां पे 8 लॉ फर्म हैं जो सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप देखें तो यह आईपीओ ऐतिहासिक माना जा रहा है। आप दोस्तों, यहां पे आप देखें कि यह कंपनी आईपीओ तो 2016 में ही लाना चाह रही थी और 2016 में कंपनी ने डीआरएचपी फाइल किया था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 2017 से 2019 के बीच में कोलोकेशंस घोटाला सामने निकल के आया और जिसकी वजह से सेबी ने 625 करोड़ रुपए का यहां पे जुर्माना लगाया और साथ में आईपीओ पे रोक भी लगा दी, जिसकी वजह से आप देखें कि आईपीओ रुक गया। उसके बाद 2024 में यानी अक्टूबर 2024 में एनएससी ने क्या किया, 643 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उसके बाद आप देखें कि मई 2025 में लंबित जो मामले थे उसको निपटाने के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया और आप देखें कि 30 जनवरी 2026 को सेबी ने यहां पे आईपीओ के लिए एनओसी दे दिया, यानी एनएससी ने यहां पे एनओसी को प्राप्त किया और अब जाके आप देखेंगे कि यहां पे जो आईपीओ की प्रक्रिया है वह काफी वहां पे रफ्तार देखी जा रही है। उसके साथ ही दोस्तों, अगर आप देखें तो इस कंपनी में अनलिस्टेड शेयर का जो विस्फोट है वह काफी तेजी से देखने को मिला। यानी आप देखें कि 2025 में इसके पहले अनलिस्टेड शेयर्स की डिमांड मार्केट में काफी कम देखी गई, लेकिन जैसे जैसे यहां पे आप देखें कि कंपनी को एनओसी मिला, कंपनी आईपीओ की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चालू किया, उसके बाद से यहां पे जो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स की डिमांड है वह काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखी। मार्च 2025 में टोटल जो शेयर धारक थे 39,201 शेयर धारक थे, लेकिन आप देखें कि जून 2025 में यह आंकड़ा बढ़ के 1,59,394 शेयर धारक हो गए और दिसंबर 2025 में 1,86,481 शेयर धारक देखने को मिले। यानी आप देखें कि मात्र 9 महीने में यहां पे शेयर धारकों की संख्या में 4.7 टाइम का आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला, यानी कि आप देखें कि लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी यहां पे शेयर धारकों में देखने को मिली और जिसकी वजह से आप देखें कि जो इसकी डिमांड है वह काफी तेजी से मार्केट में बढ़ी। और डिमांड बढ़ने के पीछे का सबसे अगर आप वजह देखें तो यहां पे इसका फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा आप उठा के देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,187 करोड़ रुपए देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो 27.79% का उछाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला और साथ में आप देखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लगभग 75% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। आप देखें कि दुनिया का सबसे लाभदायक एक्सचेंज यह माना जाता है, यानी 75% ऑपरेटिंग मार्जिन होना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके साथ साथ आप देखें कि मार्केट शेयर यानी 94% का डेरिवेटिव में मार्केट शेयर्स है। इस लिहाज से आप देखें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है जिसका मार्केट शेयर 94% या उससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
आप दोस्तों यहाँ पे अगर हम कुछ डेटा को कंपेयर करके देखें, जैसे कि आप देखेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, लेकिन अभी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड नहीं हुआ है। तो अगर हम 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 के डेटा से कंपेयर करके एनएससी और बीएससी को देखें तो आप देखेंगे कि एनएससी का जो मार्केट कैप है वह 5.2 यानी कि 5,20,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जबकि वहीं पे बीएससी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ यानी कि एनएससी के मार्केट कैप से कंपेयर करके देखें तो 20% का यहाँ पे इसका एनएससी के कंपैरिजन में मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशंस आप देखें यहाँ पे अगर पी देखें तो लगभग 29 है जो कि अट्रैक्टिव है, लेकिन वहीं पे बीएससी का जो पी है वह 45 के मल्टीपल्स देखने को मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यूएशंस है बीएससी का वह महंगा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों होगा क्या कि जैसे एनएससी का आईपीओ मार्केट में लिस्टेड होगा तो इसकी वैल्यूएशन कम है, तो यहाँ पे जो लोग बीएससी में भी निवेश किए हुए हैं उसको यह अट्रैक्ट करते हुए दिखेगा, क्योंकि जो एनएससी का वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं यह अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। उसके साथ आरओई आप देखें कि इसका 40% है, बीएससी का एनएससी का 40%, बीएससी का 34%, और यहाँ पे डिविडेंड आप पे आउट रेशियो देखें तो एनएससी का 71% और वहीं पे बीएससी का 24%। तो इस लिहाज से भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यह काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप इनसाइड डेटा देखें तो यहाँ पे बीएससी ने ऑप्शंस मार्केट में 12.5 से 18.8% के आसपास अपने जो शेयर है वह बढ़ा दिया है। यानी आप देखें कि जो बीएससी है कहीं ना कहीं उसका मार्केट शेयर्स यहाँ पे डेरिवेटिव में बढ़ते हुए दिखा है, जो कि आप देखें कि एनएससी का यहाँ पे जो मार्केट शेयर है कहीं ना कहीं वो बीएससी में शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो एनएससी अभी भी स्ट्रांग और बड़ी पकड़ अपनी बना के रखा हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं एनएससी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। अब उसके साथ ही आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे वेल्थ कंपाउंडिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है, यानी कि शेयर धारकों के लिए लगातार रिटर्न्स कंपनी यहाँ पे बनाते हुए दिख रही है। आप देखें कि यहाँ पे 2012 में 40 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया गया, वहीं पे 2015 में 79.5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया गया। 2021 में कंपनी के द्वारा 24.75 रुपए का डिविडेंड पे आउट दिया गया। 2022 में 42 रुपए का डिविडेंड और 2023 में 80 रुपए का डिविडेंड। वहीं पे 2024 में आप देखेंगे कि 90 रुपए का डिविडेंड कंपनी के द्वारा दिया गया और साथ में 4:1 के बोनस शेयर भी इशू किए गए, यानी जिस इन्वेस्टर के पास एक शेयर एनएससी के थे उसके बदले उसे 4 शेयर कंपनी के द्वारा दिया गया। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा खासा रिटर्न दिया गया, और साथ में आप देखें कि डिविडेंड जो पे आउट रेशियो निकल के आ रहा है वह 71% का निकल के आ रहा है, जो कि इस कंपनी को काफी महत्वपूर्ण बनाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि 100% ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कंपनी ला रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं यानी शेयर धारक हैं वो अपने शेयर को पब्लिक को बेचने जा रहे हैं। यानी सिंपल सा आप समझिए कि जो पहले से इनके शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को पब्लिक को देंगे और पब्लिक उसके बदले उन्हें पैसा देगी। यानी कंपनी के पास कोई फ्रेश शेयर यहाँ पे अमाउंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कंपनी कोई नए शेयर्स मार्केट में उतारने नहीं जा रही है। यानी जो कंपनी के पास इनके प्रमोटर के पास शेयर हैं वही शेयर्स कंपनी यहाँ पे बेच रही है। और इसके पीछे कंपनी ने लॉजिक दिया कि ऑलरेडी हमारा कैश फ्लो अच्छा है, हमारे पास सरप्लस कैश है, जिसकी वजह से हमें कोई फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी फ्रेश इशू मार्केट में लेके नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल से अगर ओएफएस का आप मतलब समझें कि प्रमोटर्स जो हैं जिनके पास पहले से ही एनएससी के शेयर हैं वो पब्लिक को सेल करेंगे, यहाँ पे कोई भी फ्रेश इशू मार्केट में नहीं आ रहा है। इस ओएफएस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो दोस्तों सिंपल सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कट ऑफ डेट जो रखी गई है वो 15 जून 2025 रखी गई है। मान लीजिए कि आपने अनलिस्टेड शेयर्स में यहाँ पे एनएससी के अनलिस्टेड शेयर को खरीदा है और 15 जून 2025 से पहले आपने खरीदा है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओएफएस में अपने शेयर को बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि फुल आपका यहाँ पे पेड अप होना चाहिए और प्लेस फ्री होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अगर 100 शेयर खरीदा है और उसकी वैल्यू 2 लाख हो रही थी तो कंप्लीट 2 लाख रुपए आपने पे किया हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने मार्जिन लिया हो या कुछ ऐसा हो, तो उस कंडीशंस में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहां पे अभी प्रेजेंट में आप देखें कि जो टोटल शेयर धारक दिख रहे हैं वह 1,86,481 शेयर धारक ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एक बार आप डेट को जरूर चेक कर लें कि आपके पास किस डेट पे वो शेयर आपने परचेज किया है। अगर आपकी डेट सही साठ है, अगर इसके पहले है, तो आप अपने शेयर को भी ओएफएस के माध्यम से
मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा, अगर आपने यहाँ पे ओएफएस में सेल करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा इस बात को समझिए कि करना क्या होगा। तो मान लीजिए कि आपने 15 जून 2025 से पहले एनएससी के अनलिस्टेड शेयर को आपने यहाँ पे खरीदा था। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आईपीओ में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, यानी आईपीओ में अपने शेयर्स को अगर आप बेचना चाह रहे हैं, अगर आप एस कह रहे हैं, यानी यहाँ पे दोस्तों टाइम रखा गया है कि 27 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करना होगा। अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे आईपीओ अपने जो शेयर्स हैं उनको ओएफएस में बेचने के लिए। यानी दोस्तों मैं थोड़ा सिंपल वे में समझाना चाहूं कि मान लीजिए आपने अनलिस्टेड शेयर को खरीदा है, अब यहां पे कंपनी ओएफएस के माध्यम से शेयर बेचने जा रही है, तो अगर आप भी अपने शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं तो फिर यहां पे आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करना होगा, और वो भी 27 अप्रैल से पहले। अगर दोस्तों यहां पे आप यह कहते हैं कि हम इसको नहीं बेचना चाहते, या आपने 15 जून 2025 से पहले इसको नहीं खरीदा था, तो उस कंडीशंस में आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पे इसका लॉक इन पीरियड होता है, यानी जिस डेट पे यह कंपनी मार्केट में लिस्टेड होगी तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि लिस्टिंग के 6 महीने बाद ही आप इस शेयर को मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो इस बात को आप नोट करके रखें। और साथ में दोस्तों जो लोग यहां पे मान लीजिए कि आपने 15 जून 2025 से पहले अनलिस्टेड शेयर को खरीदा था और आज की डेट में आप बेचना चाह रहे हैं ओएफएस में, तो फिर जब आप ओएफएस में इसको बेचेंगे तो उस कंडीशंस में आप आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर आप अपने मौजूदा शेयर्स को बेच रहे हैं तो फिर आप उसमें परचेज नहीं कर सकते आईपीओ के माध्यम से। अब यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको बात को ध्यान में रखना है कि मार्केट में सप्लाई कब आएगी। तो सिंपल सा, अगर कोई व्यक्ति यहां पे आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, जिस दिन शेयर मार्केट में लिस्टेड होगा उस दिन वो सेल कर सकता है। अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो बाय भी कर सकता है। साथ में यहां पे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो 30 दिन बाद 50% शेयर उनके अनलॉक हो जाएंगे, यानी वो चाहें तो 50% शेयर 30 दिन के बाद बेच सकते हैं, वो यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे 30 दिन के बाद। और वहीं पे बाकी के जो 50% शेयर हैं वो 90 दिन के बाद अनलॉक होंगे, यानी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 90 दिन के बाद वहाँ अनलॉक हो जाएगा। उसके साथ जो लोग अनलिस्टेड मार्केट में शेयर को खरीदे हैं उनका लॉक इन पीरियड 6 महीने बाद खत्म होगा, यानी 6 महीने बाद वो लोग अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। और वहीं पे इनके जो प्रमोटर्स हैं वह 18 महीने बाद इनका जो 20% शेयर है वह अनलॉक होगा और 20 महीने बाद वो अपने शेयर्स को यहाँ पे मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों अगर आप एक निवेशक हैं और यहाँ पे आप इस आईपीओ में तो अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपने अनलिस्टेड मार्केट में शेयर को खरीदा है, तो कुछ पॉइंट्स को आपको चेक करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी पहले एलिजिबिलिटी चेक करना होगा कि क्या आपने 15 जून 2025 से पहले शेयर को खरीदा है। अगर हाँ आपने खरीदा है और उसको ओएफएस में बेचना चाह रहे हैं तो 27 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे के पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वहां पे जो एनएससी है वो एलिजिबिलिटी को चेक करेगी, क्राइटेरिया देखेगी, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो फिर वहां पे आपको एनओसी देगा और आप उसको ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप यहां पे नहीं करते तो फिर आपको यहां पे लॉक इन पीरियड के लिए तैयार होना होगा कि 6 महीने के लिए शेयर होल्डर्स जो हैं उनके लिए लॉक इन पीरियड होता है, उसके पहले आप इसको बेच नहीं सकते। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहां पे जो न्यूज सामने निकल के आई उसमें जून 2026 तक यह कंपनी डीआरएचपी फाइल करेगी, और जब वह डीआरएचपी फाइल करेगी तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे कितना इसका इशू साइज होगा, प्राइस बैंड क्या रखा गया है, और इसमें जो शेयर होल्डर्स के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ऐसी भी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है सभी लोगों के लिए नहीं रहेगी। आईपीओ में पार्टिसिपेट होने का कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया भी रखा जाएगा। तो वह सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही डीआरएचपी में सामने निकल के आती है तो दोस्तों हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या अपडेट्स हम आपको पहुँचाएँ ताकि आप सारी चीज़ों से अवेयर रहें। और उसके साथ ही दोस्तों अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां पे जाइए और आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करें। अगर प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी चीजें हमने आपको बताया, मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पे जानकारी देना, आपको सारी चीजें की इंफॉर्मेशन देना, ना कि यहाँ पे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको सलाह दी जा रही है। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह रहता है कि हम आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताएं
ताकि आप डिसीजन ले सकें कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी दोस्तों फाइनल डिसीजन आपका होगा, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजंस लें। दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।